हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, माय नेम इज़ कोमल गुप्ता और हम आज करेंगे अपना लेक्चर 2 मार्क्स वेबर। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्क्स वेबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है आपको ब्रीफ इंट्रो मैं दे देती हूँ। मार्क्स वेबर के अंदर हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहले सोशल एक्शन। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आज कवर नहीं होंगी, ये 2 पार्ट में जो है कवर होंगी। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो के अंदर कवर होंगी। पार्ट 1 जो है मैं अभी आपको ये वाला, इसके अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अथॉरिटी, ठीक है, मतलब 3 से 4 टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के भी अंदर आपके 4 टॉपिक वहाँ पे कवर करे जाएंगे। तो ऐसे करके पूरा मार्क्स वेबर जो है आपका 2 पार्ट्स में कवर होगा। उसके बाद जो आपकी तीसरी वीडियो आएगी ऑन मार्क्स वेबर, वो आएगी आपकी PYQs एंड MCQ के ऊपर। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सोशल एक्शन, आइडल टाइप क्या होते हैं, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी एंड व्हाट इज अथॉरिटी। आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है, कैसे जो है कैपिटलिज्म इससे रिलेट है। ऑर्थोडेसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑर्थोडेसी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, जिसको हम त्रिनाइटेरियन मॉडल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अपना रैशनैलिटी। व्हाट इज रैशनैलिटी क्या होती है, इन चीज़ों को पूरे 8 टॉपिक्स हम अपनी 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी। चलिए, आपको बुक्स यहाँ पे मिलेगी। मेरे हर लेक्चर में आपको जो बुक है वो हमेशा क्रोनोलॉजी के अंदर आपको मिलेगी, ताकि जो है आपके दिमाग में उसी तरीके से उसकी पिक्चर बनी रहे और आपको अलग से उसको क्रोनोलॉजी के अंदर खुद से ज़्यादा एफर्ट डाल के याद ना करना पड़े। जब एक बार ये चीज़ जैसे आप शुरू से ही पढ़ते हो ना, तो वो आपको बेटर तरीके से याद रहती है। ठीक है, तो हमेशा जो है बुक्स आपको क्रोनोलॉजी के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, अभी तक जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है, दैट इज नॉलेज विद कोमल, वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर ज्वाइन नहीं करा है तो वो कर ले। ठीक है, ताकि आपको टाइमली जो है क्लास की अपडेट मिलती रहे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्क्स वेबर। क्या है मार्क्स वेबर, कौन थे ये मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर का जन्म होता है 1864 के अंदर और इनकी मृत्यु होती है 1920 के अंदर। वह थी जर्मन सोशोलॉजिस्ट। ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं। ये देखो, याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आगे आने वाले भी एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। या फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, UPSC के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना कहीं आपके आंसर में थोड़ा सा अच्छा 4 चांद लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मार्क्स वेबर जो है 1864 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ, 1920 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। ये कौन थे, एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी थे। हु मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी। चलिए, हिज वर्क हैज हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सोशल थ्योरी एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर। इनको वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर के अंदर जो है हम लोग देखते हैं, विद अलॉन्ग विद द कार्ल मार्क्स एंड एमाइल डर्खीम। कौन कौन है हमारे फाउंडिंग फिगर ऑफ द सोशोलॉजी। फाउंडिंग फिगर कौन कौन है, सबसे पहले है आपके कार्ल मार्क्स, डर्खीम, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट, डर्खीम हम लोग कर चुके हैं। आपके कॉम्टे, आपके हर्बर्ट स्पेंसर और आपके मार्क्स वेबर। ठीक है जी। ठीक है, चलिए, तो ये आपके फाउंडिंग फिगर ऑफ सोशोलॉजी के अंदर, और फाउंडिंग फादर आप भी इनको भी बोल सकते हो कि फाउंडिंग फादर यहाँ ये है आपके सोशोलॉजी के। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट के फॉर्म के अंदर देखेंगे। इनका जन्म होता है 1864 के अंदर। कहाँ पे होता है, जर्मन। सिर्फ इतना याद रखना है, जर्मन। ये आपको कुछ भी और नहीं बहुत ज़्यादा याद रखना। एल्डेस्ट ऑफ 7 चिल्ड्रन इन अपर मिडिल क्लास फैमिली, सबसे बड़े थे ये, 7 बहन भाई थे, उनमें से सबसे बड़े थे ये। जर्मन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ये रह चुके हैं एंड सोशोलॉजिस्ट ये रह चुके हैं। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सोशोलॉजी, इनको अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनका नाम लेंगे, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी के ये जो है फाउंडर है। ठीक है, वन ऑफ द फाउंडर्स।
Begin his interest in social science when he was 13. Brother Alfred became sociologist and economist. He helped found द जर्मन डेमोक्रेटिक, ठीक है, मतलब इन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने में भी इनका योगदान रहा था। ठीक है, दूसरी चीज जो भी आपको यहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कंटेंट जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराऊं, ताकि जो है हिंदी इंग्लिश वालों को किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक है हमारा related to Max Weber, that is related to Max Weber, that is Protestant ethics and the spirit of capitalism. Now, क्या होता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म? ये ना बहुत इजी टॉपिक भी है, लेकिन बहुत बच्चे जो है इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी अपनी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्टेंट, ये वर्ड है ना प्रोटेस्टेंट, ये रिलेट करता है उन लोगों से जो कि चर्च वगैरह में या प्रीस्ट, जो हमारे पुजारी होते हैं, उनके अंदर ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है, ये कहते थे कि भगवान है, ठीक है, गॉड है, गॉड को प्रेज करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं है गॉड को प्रेज करने में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है प्रोटेस्टेंट। ये लोग अपने काम को ही, ये क्या करते थे, अपने काम को ही क्या मानते थे, ये अपने काम को ही भगवान मानते थे और पूरी जान उसके अंदर लगा देते थे। ठीक है, तो ऐसे देशों के अंदर मार्क्स वेबर ने देखा कि जहाँ पे कैपिटलिज्म है वहाँ पे क्या है, प्रीस्टली क्लास कम है, या फिर ऐसे लोग कम हैं जो कि पूजा पाठ के अंदर ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग किस चीज़ के अंदर मानते हैं, ऐसे लोग मानते हैं कि भगवान ही क्या है, हमारा काम ही हमारा भगवान है। तो अपने काम को वो इतनी शिद्दत से करते हैं और हमेशा जो है अपने काम को पूरा डेडिकेट कर देते हैं अपने आप को। तो इससे क्या हुआ कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बढ़ा, यानी कि कैपिटलिज्म जो है उन देशों में ज़्यादा देखा गया, उन देशों में बिजनेसमैन को ज़्यादा देखा गया, उन जगहों पर कैपिटल क्लास को यानी कि बुर्जोसिस को ज़्यादा देखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमें मार्क्स वेबर ने हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, चलिए एक बार इसको रीड करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। One of the Weber's most famous work is the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism। जब ये आती है आपकी 1904 के अंदर आती है। In this book, Weber explored the relationship between the Protestant Reformation के प्रोटेस्टेंट के अंदर, और यहाँ पे किस चीज़ का इन्होंने रिलेशन बताया, इन्होंने रिलेशन बताया बिटवीन दी प्रोटेस्टेंट मैंने आपको बताया कि कौन से लोग होते हैं प्रोटेस्टेंट, जो कि अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देते हैं अपने काम को। ठीक है, अपने आप को पूरा अपने काम में जो है डेडिकेट कर देते हैं। वो उनके लिए काम क्या होता है, एज अ भगवान, मतलब काम को ही वो एज अ भगवान के रूप में देखते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जब हम पूरा अपना दिन जो है एक काम में लगा देंगे, पूरा अपनी डेडिकेशन दे देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ राइज करेगी। तो ऐसे ही इन्होंने पैसा कमाने के अंदर अपने आप को इतना डेडिकेट कर दिया कि यहाँ पे किसका राइज हुआ, कैपिटलिज्म का जो है राइज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इन्होंने रिलेशन बताया इस किताब के अंदर बिटवीन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ये आर्ग्यू दैट सर्टेन प्रोटेस्टेंट वैल्यू particularly those associated with Calvinism। ये वर्ड कैल्विनिज्म इट्स गिवन बाय जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन ने आपको ये वर्ड दिया है, वर्ड कैल्विनिज्म प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट स्पिरिट। अब हम देखेंगे आगे कि कैल्विनिज्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्विनिज्म। ठीक है, चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। द थ्योरी ऑफ अ कैल्विनिज्म मैंने आई थिंक यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू। यप, मैं आपको लिख के समझा देती हूँ, पीपीटी के अंदर नहीं है। या
व्हाट इज कैल्विनिज्म? नाउ अब कुछ आइडल टाइप बताए हैं हमें कैल्विनिज्म के, कुछ आइडल टाइप्स हमें बताए हैं कि कैल्विनिज्म कहाँ होता है। आइडल टाइप्स ऑफ कैल्विनिज्म हमें बताया गया है। कैल्विनिज्म इज नथिंग बट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स, जो इनके एथिक्स होते हैं इनके काम करने के, ठीक है। कैल्विनिज्म इज नथिंग बट इनके जो एथिक्स होते हैं, कैसे किस मोरल्स के साथ, किस वैल्यूज के साथ में इनको काम करना है, दैट इज कॉल्ड कैल्विनिज्म, ठीक है। तो इसके कुछ आइडल टाइप बताए गए हैं। पहला आइडल टाइप है ओन ग्लोरी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान को किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, भगवान को किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो है जब इतना सब कुछ बना दिया है, ठीक है, तो वो अपने आप में ही एक ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ है। तो ठीक है, भगवान को किसी की भी पुजारी के या प्रीस्ट की, जिसको हम बोलेंगे, कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ वो कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, यानी कि सब कुछ जो है पहले से ही तय है। ये कर्मा वाली थ्योरी के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द कर्मा थ्योरी। वो कह रहे हैं कि ये जो है पहले से ही प्री डिटरमाइन है, ये चीज़ें प्री डेस्टिनेशन है, यानी कि डेस्टिनी जो है पहले से ही डिसाइड हो चुकी है कि लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। कर्मा पे ये लोग बिलीव नहीं करते हैं। कर्मा वाली थ्योरी कहाँ आती है? इंडियन कंटेक्स्ट में आती है। इसको आप इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ते हो, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाले में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। दूसरी चीज, थर्ड पॉइंट आपका है नोशन ऑफ कॉलिंग, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है नोशन ऑफ कॉलिंग में कि सारे ही काम क्या है, जैसे कि डरखाइम ने बोला था कि कुछ काम क्या होते हैं, सेक्रेड होते हैं, और एवरीडे के काम क्या होते हैं, प्रोफेन होते हैं। बट यहाँ पे मार्क्स वेबर कहते हैं कि नोशन ऑफ कॉलिंग, यानी कि ऑल वर्क विद इन द प्रोटेस्टेंट एथिक्स, वो कहते हैं कि ऑल वर्क क्या है भाई, सारे ही काम पूजने हैं। ऑल वर्क्स आर सैक्रेड, ठीक है। ऑल वर्क आर सैक्रेड, जो भी काम पूरी डिवोशन के साथ करा जाए, टू बी विद ऑल डिवोशन, वो सारे ही काम क्या होते हैं, सैक्रेड होते हैं। तो ये तीन चीज़ों के बारे में कहते हैं कि कैल्विनिज्म कब आता है या प्रोटेस्टेंट एथिक्स कब आता है, इनके क्या क्या एथिक्स होते हैं। इनकी पहला है कि गॉड को किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि कोई उनको ग्लोरीफाई करे, ठीक है। भगवान अपने आप में ही एक ऐसी उन्होंने ऐसी रचना करी है कि ये देख के हमें पता चलता है कि भगवान क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन के पहले से ही हमारी डेस्टिनी जो है लिखी जा चुकी है, तो हमें कर्मा पे विश्वास नहीं करना है। दूसरी चीज, नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब है कि हर काम जो है सेक्रेड है। जिस भी काम को पूरी ताकत के साथ किया जाए, पूरे डिवोशन के साथ किया जाए, वो सारे ही काम क्या है, सेक्रेड है, ठीक है। आई रियली होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैल्विनिज्म समझ में आया आपको। प्रोटेस्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। तो क्या कहते हैं मार्क्स वेबर रिगार्डिंग टू दी सोशल एक्शन। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो मार्क्स वेबर थे वो माइक्रो अप्रोच का यूज किया करते थे। माइक्रो मतलब जो बिल्कुल छोटी इकाई होती है उसका वो यूज किया करते थे, यानी कि सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपका इंडिविजुअल। तो वो हमेशा बात करते थे किसके इर्द गिर्द, इंडिविजुअल के इर्द गिर्द जो है वो बात करते थे। तो क्या होता है सोशल एक्शन, लाइक हमारे जो एक्शंस होते हैं, लाइक हमारे जो एक्ट्स होते हैं, एक्शन के जो रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे कॉज और इफेक्ट होते हैं, वही होता है सोशल। कॉज और इफेक्ट जो होते हैं वही क्या होता है, सोशल एक्शन। पढ़ते हैं इसको, थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं इसका, क्या लिखा है इसमें। इन सोशियोलॉजी सोशल एक्शंस आल्सो नोन एज वेबेरियन सोशल एक्शन। सोशल एक्शंस को क्या बोला जाता है, वेबेरियन सोशल एक्शंस इज एन एक्ट। ये एक्ट्स होते हैं जो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने जो है थप्पड़ मार दिया, तो आप उसके बदले में क्या करोगे,
ठीक है, या तो चुपचाप वहां से चले जाओगे या उसको भी एक थप्पड़ लगा दोगे। जैसा भी आपका उस टाइम पे मूड होगा, आपका जो है एक्शन के प्रति रिएक्शन कुछ निकल कर आएगा, दैट इज योर एक्ट। वो एक्ट किसके उस पे होता है? एक्ट होता है कि सामने वाले ने जो है किस तरीके से एक्शन किया है, उससे हमारा जो है एक्शन निकल कर आता है। ठीक है, तो विच टेक्स इनटू द अकाउंट द एक्शंस एंड द रिएक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। सोशल एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस के रिएक्शंस सोशल एक्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर, एक्शन इज सोशल। एक्शन कैसे होते हैं? एक्शन सोशल होते हैं इन सो फार एज इट इज सब्जेक्ट एज इट्स सब्जेक्टिव मीनिंग टेक्स अकाउंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर एंड इट्स देयरबाय ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स। हम अपने आप को जो है सबके सामने एक जैसा नहीं दिखाते हैं ना। हम जो हमारे साथ बहुत अच्छा है उसके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, जो जिनकी हमारे साथ में नहीं बनती है उनके साथ में हमारा बिहेवियर अलग होता है, यानी कि एक्ट जो है हम उनके सामने अलग करते हैं। हम जब अकेले में होते हैं तो एक्ट अलग करते हैं, हम जब फैमिली के साथ होते हैं तो एक्ट अलग करते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारे सोशल एक्शंस अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? बिकॉज हमारे जो उस टाइम पे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनके एक्शंस के प्रति हमारा जो है उस टाइम पे रिएक्शन होता है। इस वजह से हमारा एक्शन अलग अलग टाइम पे हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर और एक्शन में बहुत फर्क है। बिहेवियर जो है हमारा एक ही जैसा रहता है। लाइक किसी का बिहेवियर होता है कि बहुत बोलना, ठीक है, किसी का बिहेवियर होता है बहुत बातें करना। ठीक है, ये आता है आपका बिहेवियर के अंदर। एक्शंस होते हैं हमारे एक्ट के अंदर, जो हम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को दूसरों के सामने। ठीक है, दैट इज कॉल्ड। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी मार्क्स वेबर ने सोशल एक्शन की। ठीक है जी, सोशल एक्शन को उन्होंने 4 डिफरेंट टाइप्स के सोशल एक्शन बताए, 4 टाइप्स का सोशल एक्शन बताए। पहला उन्होंने बताया ट्रेडिशनल एक्शन, दूसरा उन्होंने बताया अफेक्टिव एक्शन, तीसरा उन्होंने बताया वैल्यू रैशनल, जिसको हम कहते हैं व्रिट रैशनल एक्शन, चौथा उन्होंने बताया रैशनली पर्पसफुली एक्शन, जिसको हम पर्पसफुली करते हैं उसको कहते हैं ज्विक रैशनल। ठीक है जी, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल क्या होते हैं, अफेक्टिव क्या होते हैं, वैल्यू क्या होते हैं एंड रैशनली पर्पसफुल एक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां देखेंगे सबसे पहले ट्रेडिशनल एक्शन क्या होते हैं। ट्रेडिशनल एक्शंस एग्जाम्पल से समझेंगे। सेलिब्रेटिंग ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल मैनर विदाउट क्वेश्चनिंग व्हाई सर्टेन रिचुअल्स आर परफॉर्म। हमारे घर में जो है बहुत ना छोटे छोटे से भी लाइक होली दिवाली तो बहुत बड़े फेस्टिवल्स हो गए, लेकिन कुछ छोटे छोटे से ऐसी चीजें होती है। लाइक किसी के घर में कहते हैं कि आज मावस है, आज पूर्णिमा का चांद निकला है तो ये करना है, आज मावस है तो ये करनी है, या फिर आप डेली जो है कोई गाय की रोटी निकालता है। तो अलग अलग तरीके से सबके घर में कुछ छोटे छोटे से ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। उनको हम विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, बहुत कम लोग जो है क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी क्वेश्चनिंग हम उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ मोरल्स और वैल्यूज हमारी छुपी होती है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल एक्शन, जिनको हम करते हैं। क्या मतलब है इसका? दिस टाइप ऑफ एक्शन इज गाइडेड बाय लॉन्ग स्टैंडर्ड कस्टम। वो हमारे कस्टम्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी हैबिट के अंदर ये जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं ट्रेडिशनल एक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब सबसे पहले लोगों के घर में रोटी बनती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू फैमिलीज में ही होता है, तो सबसे पहली जो रोटी निकलती है वो गाय की निकलती है। तो अब ये जो है बाय जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है और विदाउट एनी क्वेश्चनिंग कि हाँ चलो ये तो अच्छा है कि हम जो है एक एनिमल की रोटी निकाल रहे हैं और ये वो, तो ये हमारी हैबिट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ये हमारे ट्रेडिशन से आता है, ये हमारे कस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है ये चीजें। तो दिस काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड ट्रेडिशनल एक्शंस। ठीक है, सेकेंड एक्शन आता है आपका इफेक्टिव और इमोशनल एक्शन। इफेक्टिव एक्शन आता है आपका इमोशनल एक्शन। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसके। अफेक्टिव एक्शंस इज ड्रिवन बाय इमोशंस। ये ऐसे ही नहीं, ये इनके पीछे कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं, कुछ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, कुछ पर्सनल वैल्यूज आपकी जुड़ी होती है इन एक्शंस के पीछे। इंडिविजुअल एक्ट बेस्ड ऑन देयर इमोशनल स्टेट एंड सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस।
फॉर एन एग्जाम्पल, डोनेशन मनी टू द चैरिटी बिकॉज ऑफ पर्सनल इमोशनल कनेक्शन टू द कॉज। फॉर एग्जाम्पल कि एक इंसान है, वो हर महीने या हर साल जो है अनाथ आश्रम में जाके जो है चैरिटी देते हैं, ठीक है, डोनेशन देते हैं। उनके पीछे हो सकता है कि वो इमोशनली जो है जितने भी ऑर्फनेज के बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, इमोशनली उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, या फिर वो हो सकता है कि खुद जो है एक ऑर्फनेज हो, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रहेगा उनका मकसद, उनके एक्शंस के पीछे इमोशनल कनेक्शन है उनका, इसलिए वो एक्शन अपना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली चीज, वैल्यू रैशनल एक्शन। वैल्यू रैशनल क्या होते हैं, जहां पे हमारी वैल्यूज जुड़ जाती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं वृत्त रैशनल। अच्छा, इन एक्शंस को आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे एक निमोनिक है छोटा सा, दैट इज ट्रांस करके है, TAWZ। T से ट्रेडिशनल, A से अफेक्टिव, W से वृत्त रैशनल एंड Z से द्विक रैशनल। तो ये जो है इसका निमोनिक होता है, आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। चलिए, वैल्यू रैशनल एक्शन को हम वृत्त रैशनल कहते हैं। क्या होता है वैल्यू रैशनल, पढ़ेंगे इसको। वैल्यू रैशनल एक्शन इज मोटिवेटेड बाय द कमिटमेंट टू स्पेसिफिक वैल्यू। अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कमिटमेंट हमने कर दिया, बिलीव टू द स्पेसिफिक वैल्यू के प्रति हमने अपने आप को कमिट कर दिया, किसी बिलीफ के आगे हमने अपने आप को कमिट कर दिया, और इथिकल प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड वैल्यू रैशनल एक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, choosing a career in social work because of a strong belief in the value of helping other। मेरा ये मानना है कि दूसरों की हेल्प करना जो है बहुत ही पुण्य का काम है और बहुत ही एक अच्छा कर्मा है, ठीक है, क्योंकि हम कर्मा में बिलीव करते हैं। तो मुझे कैसे करियर चूज करना है, सोशल वर्क का करियर जो है चूज करना है। यहाँ पे क्या आ गया, आपकी वैल्यूज भी जुड़ गई और आपने रैशनली भी अपना जो है एक्शन परस्यू करा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वृत्त रैशनल एक्शन, ठीक है जी। फोर्थ आपका है द्विक रैशनल, जहां पे आपका जो एक्शन होता है इंस्ट्रूमेंटल होता है या फिर गोल रैशनल होता है। यहाँ पे आपके पास में कुछ आपके गोल्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टडी फॉर एन एग्जाम टू ऑब्टेन अ गुड ग्रेड और अल्टीमेटली सिक्योर अ बेटर जॉब इन द फ्यूचर। अब सिक्योर अ बेटर जॉब आपका क्या है, गोल है, ठीक है, ये आपका क्या है, गोल है। इसके लिए आपको कैसा एक्शन अपनाना पड़ेगा कि आपको अपने एग्जाम में कैसे नंबर लाने हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आपने रैशनली क्या सोचा कि मैं अच्छे नंबर लेकर आऊंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। गोल ओरिएंटेड है ये आपके एक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं द्विक रैशनल। गोल ओरिएंटेड वाले एक्शंस को हम बोला जाता है द्विक रैशनल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, 4 तरीके के एक्शन मैंने आपको बताए यहाँ पर, 4 तरीके के एक्शंस मैंने आपको बताए यहाँ पर। एक चीज और बतानी है मुझे आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। यहाँ पर आप ठीक है, ओके फाइन। चलिए, अब हम तीसरा जो है अपना पढ़ेंगे, तीसरा हम पढ़ेंगे आइडल टाइप्स क्या होते हैं। व्हाट इज द आइडल टाइप्स। आइडल का मतलब क्या होता है, आइडल कि आपका आइडल कौन है ना, यानी कि आपकी नजर के अंदर आप किसकी तरह बनना चाहते हो, है ना। एक आइडल पिक्चर होती है, एक फ्रेम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है एक इंसान का कि हाँ यार जो इसके कैरेक्टर है ना वो जो है हमें अपनाने हैं, मतलब ये मेरा आइडल है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो क्या है आपका आइडल है। आपका बिहेवियर, नेचर, ये सारे क्या है आपके कैरेक्टर है, तो ये आपको अपनाने हैं। तो वो इंसान क्या बन जाता है, आपका आइडियल बन जाता है ना। तो यही वो ये आइडियल आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब होता है यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आप अपने दिमाग में बनाते हो, एक ऐसा टाइप जो मोर और लेस कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। इन रियलिटी ये डिफरेंट होता है।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब आप घर बनाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं एक, चाहे वो दिमाग में हो चाहे फिजिकली हो, लेकिन जो रियलिटी निकल कर आती है उसके अंदर जब घर बनाते टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो मॉडल बनाते टाइम हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो वही है आइडल टाइप की। एक हमें क्या बनाना है, ढांचा बना लेना है या एक पिक्चर बना लेनी है एक आइडल टाइप की, कि ये चीज जो है अगर ये कैरेक्टर इसके अंदर होंगे तो ये जो है आइडल टाइप बन जाएगा। एक परफेक्ट पिक्चर हम इसको देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइप। पढ़ेंगे क्या होता है आइडल टाइप। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा हिंदी में रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे हिंदी में बहुत ज़्यादा समझाया तो शायद लेक्चर कंप्लीट करने में, एक लेक्चर को, एक थिंकर को कवर करने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएंगे। इसलिए जो है मैं सिर्फ आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, लेकिन समझा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझा हिंदी में रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे हिंदी पढ़ने बैठूंगी तो शायद बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी और मैं इतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ठीक है, चलिए, तो वेबर यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं एज एन मेथोडोलॉजिकल टूल, कि हम सोशियोलॉजी के अंदर कुछ चीजों को जिनको हमें पढ़ना है तो उनको कैसे पढ़े, है ना, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर सोसाइटी है तो एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हम उसके आइडल पिक्चर बनाएंगे ना, अच्छा सोसाइटी के ये कैरेक्टर होंगे तो सोसाइटी बेहतर बन सकती है। ऐसे ही जो है इन्होंने बहुत सारी चीज के हमें आइडल टाइप दिए, तो ये एक मेथोडोलॉजिकल टूल है। ठीक है जी, आइडल टाइप आर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कंस्ट्रक्ट टू हाईलाइट एसेंशियल फीचर, क्या दिखते हैं हम इसमें, एसेंशियल फीचर क्या क्या होने चाहिए ऑफ द सोशल फिनोमिना के, जिससे वो एक आइडल टाइप बन जाता है। दे सर्व एज अ heuristic device to understand and analyze complex social reality। ठीक है, सबसे पहले वो हमें आइडल टाइप देते हैं, आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है ब्यूरोक्रेसी, इट्स नथिंग बट अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, वहाँ पे एक हायरार्की होती है, सबसे पहले ऊपर बॉस होता है, उसके नीचे फिर दूसरी स्टेज आती है, फिर क्लर्क होता है, फिर उससे नीचे और जो है लेबर्स होते हैं। तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी चीजें होती है। ठीक है, तो ये कैसी फॉर्म होती है, इट इज अ फॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फॉर्मल यहाँ पे चीजें होती हैं विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको यहाँ पे काम करने पड़ते हैं अपनी फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्या कैरेक्टर बताया उन्होंने, Weber outlined the ideal character of the bureaucracy, emphasizing features such as hierarchical structure। अगर hierarchy के अंदर है, ठीक है, वो फॉर्म, तो क्या है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी है। डिवीजन ऑफ अ लेबर है वहाँ पे, यानी कि सारी जो है स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अगर वहाँ पर है तो डिवीजन ऑफ, अगर लेबर है, सबके पास अपने अपने काम बटे हुए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। फिर वहाँ पे रूल्स हैं, आप जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड रूल्स है, आप चेंज नहीं कर सकते हो खुद से। इन पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आप इमोशनली होके कुछ भी जो है या पर्सनल होके वहाँ पे कुछ भी डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो ये फीचर्स हमें बताया आइडल टाइप ऑफ फीचर्स, आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन्होंने यहाँ पे हमें बताया। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, पहला फीचर उन्होंने बताया हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में। आइडल टाइप उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्की का मतलब होता है कि हायरार्की का जो अभी मैंने आपको मतलब बताया, यहाँ पे आपका बॉस है, उससे नीचे और काफी सारे जो है आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं। ठीक है, उससे नीचे आप व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। फिर उससे नीचे और क्लर्की क्लास है, क्लर्जी क्लास है। फिर और उससे नीचे जो है आपके लाइक बोल सकते हो कि और जो छोटे लेवल पे वर्कर्स होते हैं लाइक लेबर्स, वो है। ठीक है, तो ये जो है सबकी यहाँ पे हायरार्की बटी हुई है। ठीक है, हायरार्की के अंदर चीजें बटी हुई है। फिर यहाँ पे जो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, बाय द रूल्स होना चाहिए। लाइक खुद से ये नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे भी चल रहा है, नहीं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में आपकी क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम जो है मैनेजमेंट पूरा रूल्स के साथ में चलना चाहिए।
तीसरा उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी, यहाँ पे फंक्शन कैसे होने चाहिए, स्पेशल फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए। पर्पसली इम्पर्सनल यहाँ पर आपको होना है, पर्सनल आपको अपने काम में नहीं होना है। रिलेशंस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल इम्पर्सनल होने चाहिए, विदाउट इमोशंस के साथ होने चाहिए, विदाउट इमोशंस के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपको जो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी वो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड, ये फीचर्स आपके ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे बताए गए, आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर है सभी को। दो चीजें पढ़ी है हमने यहाँ पे, एक पढ़ा है सोशल एक्शन और दूसरी चीज हम पढ़ चुके हैं आपकी प्रोटेस्टेंट एथिक्स से रिलेटेड, कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने कैपिटलिज्म को जो है बढ़ावा दिया। ये कैपिटलिज्म की ग्रोथ देखी जाती है जहां पे प्रोटेस्टेंट एथिक्स प्रेजेंट होती है। आइडल टाइप ऑफ अथॉरिटी देखेंगे अब। आइडल टाइप ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, तो यहाँ पे 3 अथॉरिटी की बात करी है मार्क्स वेबर ने। पहली बात करी है ट्रेडिशनल अथॉरिटी की, सेकंड बोला है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड थर्ड बोला है लीगल रैशनल अथॉरिटी। तीनों को डिटेल में देखेंगे क्या होती हैं ये अथॉरिटीज। पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी यानी कि जो पहले से मान्यताएं बनी हुई चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशनली आपके हक में हैं, ठीक है, जो अथॉरिटी आपको पुरानी मिली हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल पेट्रियार्की यानी कि आपके जो फादर के पास में अथॉरिटी है। घर के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं, आपके फादर एंड मदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे बोथ आर ऑन इक्वल हैंड्स, ठीक है, दोनों जो है एक इक्वल लेवल पे है। लेकिन आपके घर में जो है, हमारे घर में जो है, सारे डिसीजंस कौन लेता है, फादर। तो ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जो हमारे जो मोनार्की के अंदर अथॉरिटी मिलती है, वो भी कैसी अथॉरिटी होती है, जो किंग्स को, मोनार्क्स को ये अथॉरिटी मिलती है, वो भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स होंगे, पेट्रियार्की हो गया, किंग मोनार्क हो गया। दूसरा जो होता है कास्ट सिस्टम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो कि ब्राह्मण्स को जो है अथॉरिटी मिली हुई है, जो अथॉरिटी ब्राह्मण्स को मिली हुई है ट्रेडिशनली, उस अथॉरिटी को भी क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कि जो सिर्फ पुजारी बन सकता है, प्रीस्ट जो बन सकता है, वो एक ब्राह्मण ही बन सकता है, इसको भी क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है जी। करिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, करिश्मा यानी कि आपके अंदर, खुद के अंदर ऐसी क्या बात है जो आपको ये अथॉरिटी मिली हुई है, यानी कि पावर लेजिटिमाइज्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल एबिलिटी। आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं, यानी कि हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, हर कोई शाहरुख खान नहीं है, हर कोई सलमान खान नहीं है, या हर कोई जो है मदर टेरेसा नहीं बन पाई, ठीक है। तो ये क्या थी इनकी वैल्यूज, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इनमें कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी जिसकी वजह से लोगों ने इनको फॉलो करा, लोगों ने क्या बनाया, अपना लीडर इनको बनाया, ठीक है। जैसे कि बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, इनमें कुछ ऐसी बात है कि लोगों ने इन्हें क्या चुना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रूप में देखना पसंद किया। तो इनमें कुछ ऐसी करिस्मेटिक चीज़ थी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ थी जो जिसने लोगों को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें जो बाकियों से अलग थी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं करिस्मेटिक, जो आपकी पर्सनालिटी से लोग खींचे आते हैं, ठीक है। जो आपकी कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं, आपका बात करने का तरीका ऐसा होता है, या फिर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, या फिर कोई भी और चीज़, आपका ऑरा ऐसा है, तो ऐसी पर्सनालिटी को हम कहते हैं करिस्मेटिक पर्सनालिटी। और इनको ये अथॉरिटी इनकी पर्सनालिटी की वजह से, इनके पर्सनल ट्रेट्स की वजह से इनको मिलती है, ठीक है जी। सेकेंड चीज़ आती है रैशनल लीगल अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी आपको कब मिलती है, एज ऑल्सो नोन एज ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के जो बारे में हमने पढ़ा था, तो वो अथॉरिटी कैसी होती है, रैशनल लीगल होती है वो अथॉरिटी, ठीक है जी।
यानी कि इज व्हेन पावर इज लेजिटिमाइड बाय लीगली, आपको लीगली कोई पावर दी गई है। क्यों? क्योंकि आपने जो है एक एग्ज़ाम क्रैक किया, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया आईएएस का, यूपीएससी का जो है आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और आपको आईएएस का जो है पद मिला, तो ये पद कैसा होगा, ये अथॉरिटी कैसे मिलेगी आपको? दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड रैशनल लीगल अथॉरिटी। ठीक है, आई होप कि तीनों अथॉरिटीज आपको क्लियर है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कैसे मिलती है, करिस्मेटिक अथॉरिटी कैसे मिलती है, और रैशनल लीगल अथॉरिटी बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में जो होती है वो आपको कैसे मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आइडल टाइप ऑफ सोशल एक्शन, ये हम देख चुके हैं कि सोशल एक्शन के कौन कौन से आइडल टाइप हैं, अफेक्चुअल, ट्रेडिशनल, वैल्यू रैशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल, दैट इज गोल ओरिएंटेड और गोल रैशनल एक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे आइडल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसको थोड़ा देखते हैं। आइडल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ओके चलो यहीं पे समझा देती हूँ, मैंने पेज तो छोड़ा था, चलो ठीक है। आइडल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये आपका, इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है ट्रिनिटेरियन मॉडल, यानी कि इसके अंदर 3 चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं आइडल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का आइडल टाइप क्या है? पहला है आपका इसके अंदर क्लास, दूसरा है आपका इसके अंदर स्टेटस, और दूसरा है आपके अंदर पार्टी। क्लास कैसे बनती है, स्टेटस कैसे मिलता है, और पार्टी कैसे होती है। पार्टी कैसे होती है, नहीं है, जो पार्टी का सिस्टम है वो कैसे प्रेजेंट होता है। पार्टी के अंदर जो है आपके पास में पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग होते हैं। पॉलिटिकली कैसे लोग होते हैं, इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़ी हुई है ये आपका। ठीक है, स्टेटस के अंदर क्या आता है, आपकी पावर आती है कि आपके पास सोसाइटी के अंदर कितनी पावर है, ये आपका स्टेटस दिखाता है। क्लास आपकी कब आती है, इट इज रिलेटेड टू दी मनी, इट इज रिलेटेड टू दी मनी। क्या आपके पास क्लास कब आती है, आपके पास में क्लास आती है मनी के द्वारा। आपके पास में स्टेटस कब आता है, पावर के द्वारा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक जो है आईएएस ऑफिसर है, उसके पास में मे बी शायद पैसा कम हो, लेकिन उसका जो है रुतबा सोसाइटी के अंदर, जो उसका स्टेटस होता है वो जो है बाकियों से ऊपर होता है। एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, उसके पास में एज अ बिजनेसमैन के प्रति जो है पैसा कम होगा, लेकिन सोसाइटी में उसका जो है स्टेटस जो है ऊपर होगा। ठीक है, तो क्लास आपके जुड़ जाती है मनी से, आपका स्टेटस जो है जुड़ जाता है आपके पास पावर कैसी है, और पार्टी के अंदर जब हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकली रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए एक बारी लेट मी क्लियर इट। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, हमेशा कमेंट करो। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। किसी को भी किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो हमने ये देखा क्लास, स्टेटस और पार्टी क्या होती है। क्लास जो है रेफर होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लास आपके इकोनॉमिक पोजीशन से जो है रेफर की जाती है, यानी कि आप कितने इन टर्म्स ऑफ मनी जो है आप कितने वेल फ्लरिश्ड है, यानी कि आप कितने, आपके पास कितना पैसा है, इकोनॉमिक पोजीशन पे आप कैसे हो। ठीक है, फाइनेंशियली आपकी पोजीशन क्या है, क्लास ये दिखाती है। स्टेटस आपका क्या दिखाता है कि सोशल प्रेस्टीज कैसी है आपकी, यानी कि सोसाइटी के अंदर आपका रुतबा कैसा है। देखो ज़रूरी नहीं है जिसके पास में पैसा हो वो सोसाइटी के अंदर उसका रुतबा हमेशा अच्छा ही हो, दिस इज नॉट मैटर। ठीक है, सपोज करो एक बिजनेसमैन है बट उसका जो है वो क्लास अच्छी है उसकी, ठीक है, लेकिन उसका नेचर नहीं है इतना अच्छा, और जो एक आईएएस ऑफिसर है जो कि कम कमा रहा है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि कम कमा रहा है उस बिजनेसमैन से, लेकिन वो उससे स्टेटस में जो है ऊपर हो सकता है। ठीक है, पार्टी इज रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल पावर, आपके पास में कितनी है तो वहाँ से पार्टी का
सिस्टम आपके पास में आ जाता है। इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं आप कमेंट करके बताओ, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। चलो नाउ आइडल टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स भी बताए हैं इन्होंने हमें, कौन कौन से बताए हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स के कौन कौन से आइडल होने चाहिए। In his famous work, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Weber outlined the ideal type of Protestant ethics, work ethic. This concept highlights the values associated with the Protestantism that is, according to the Weber, contribute to the development of capital economy. यानी कि क्या होना चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए, यहाँ पर उन्होंने इसकी बात करी है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडल टाइप ऑफ सिटी भी इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स जब अपना स्टडी करा था तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को जाके जो है देखा था, और देखा था कि जो प्रोटेस्टेंट है, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट है वहाँ पे कैपिटल जो है फ्लरिश कर रहा है ना। तो बहुत सारी सिटी को, बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्होंने देखा था। तो यहाँ पे इन्होंने आइडल टाइप ऑफ सिटी भी हमें बताया है कि आइडल टाइप ऑफ सिटी कैसा होना चाहिए, जिनके फीचर्स क्या होते हैं, साइज, डेंसिटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद इन अ अर्बन सेटिंग, ये सारे फीचर इन्होंने हमें बताए हैं देखने के लिए, ठीक है। आइडल टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने लेक्चर के अंदर, इन हिज लेक्चर पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, याद रखोगे पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, ये इनकी एक जर्नल या बुक भी छपी थी, ये इनकी एक जर्नल, आई थिंक जर्नल था या पता नहीं बुक थी, तो वो इन्होंने छापी थी एज अ पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1919 के अंदर ये बुक आई थी इनकी, 1919 के अंदर आई थी, वोकेशन, सॉरी पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, तो इसको नहीं भूलेंगे आप, इट इज़ रिलेटेड टू मार्क्स वेबर। वेबर डिस्कस द आइडल टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी होनी चाहिए आपकी, इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की भी बात करी थी, इसका भी आइडल टाइप आपको बताया था, ठीक है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। वेबर contributed to the understanding of social stratification by introducing the concept of life chance, very important। लाइफ चांस की कौन बात कर रहा है, लाइफ चांस की कौन बात कर रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, इट इज मार्क्स वेबर। ही आर्ग्यूड, क्या कहते हैं, अच्छा वो लाइफ चांस में वो कह रहे हैं, he argued that individual opportunities and the life outcomes are influenced by various factors। जो हमारी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आती है और लाइफ के अंदर जो उसके नतीजे निकलते हैं, हमारी लाइफ में हम कुछ काम करते हैं और उनके कुछ नतीजे निकलते हैं, उनके कुछ आउटकम्स निकलते हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो किससे प्रभावित होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके पीछे। फॉर एग्जांपल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी, ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करो और जो है वो आपका आउटकम क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब उसके पीछे जो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर तो नहीं होगा ना कि आपने पढ़ाई करी और आपका क्लियर हो गया, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होंगे कि आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिला होगा क्या आप अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है, आपको फाइनेंशियली जो है आपको स्टेबल रखा गया होगा कि आपको जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आपकी फुलफिल हो जाए, आपको डिस्टर्ब बहुत कम किया गया होगा, आपको बाकियों के द्वारा भी जो है बहुत पॉजिटिव वे के अंदर आपसे बात करी गई होगी कि नहीं हो जाएगा, आपको बार बार मोटिवेशन दी गई होगी उस एग्ज़ाम के प्रति कि नहीं हो जाएगा। तो उस चीज़ के पीछे अगर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो सिर्फ उसके पीछे पढ़ाई नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे और भी फैक्टर थे जो कि काम आए, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लास, फाइनेंशियली, इंक्लूडिंग पावर, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है, ठीक है। नाउ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी की यहाँ पे बात करी गई है कि अथॉरिटी क्या होती है और लेजिटिमेसी क्या होती है। वेबर आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेट अथॉरिटी, जो कि अभी हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल, ठीक है जी। आज के लेक्चर में जो है अभी इतना ही करेंगे, अगला लेक्चर पार्ट 2 के अंदर मैं लेकर आऊँगी, पार्ट 2 के अंदर लेकर आऊँगी और उसके अंदर हम बुक्स करेंगे इन द क्रोनोलॉजिकल वे। और अभी ये देखना बाकी है वर्स्टेइन की थ्योरी एंड पॉलिटिकल एज अ वोकेशन,
ये देखना बाकी है। और थियोडेसी की थ्योरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थियोडेसी की थ्योरी देखेंगे अपने लेक्चर में और बुक्स देखेंगे, और उसके बाद जो है आपका थर्ड लेक्चर आएगा ऑन MCQ एंड PYQs। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।